हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिकम सीरीज़। सबसे पहले लास्ट वीडियो का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था कि हमारे बॉडी के लिए यानी कि ह्यूमन बॉडी के लिए विटामिन डी का सोर्स क्या होता है। आई होप कि आपको इसका आंसर मालूम होगा, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। विटामिन डी का सोर्स हमारी बॉडी में नहीं होता, लेकिन बॉडी से बाहर होता है, जिसे हम कहते हैं सनलाइट। सोर्स ऑफ विटामिन डी ये होता है सनलाइट। लेकिन हमारे साथ में एक मिथ है जो कि साथ में चलती है कि हम कहीं जा रहे होते हैं या कहीं हम विंटर सीजन में धूप में बैठे होते हैं। किसी ने पूछा कि सर क्या कर रहे हैं, भाई साहब क्या कर रहे हैं, तो लगभग लोगों की बात यही होती है, अरे भाई साहब कुछ नहीं, विटामिन डी ले रहे हैं। तो बता दें आपको कि विटामिन डी जो बॉडी के अंदर सनलाइट की हेल्प से बनती है, वो केवल तब बनती है जबकि सनलाइट रेड इन कलर होती है, यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह की धूप जो होती है, बिल्कुल सुबह की, जो कि जब सनराइज हो रहा होता है, जब सन रेड कलर का होता है, उस समय की धूप से ही, उस समय की सनलाइट की हेल्प से ही हमारी बॉडी विटामिन डी को बना पाती है। अदरवाइज़ पूरे दिन हम कितना भी धूप में अपने को सेकते रहें, विटामिन डी हमारी बॉडी में नहीं बनेगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का एमिकैम का नया वीडियो, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं SN1 और SN2 के बारे में। इससे पहले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी के बारे में। आज उसके आगे पढ़ने वाले हैं रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन और उसके बाद SN1 और SN2। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था D एंड L, यानी कि डेक्स्ट्रो और लीवो। इसका मतलब था क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका मतलब था क्लॉकवाइज, और इसका मतलब था एंटी क्लॉकवाइज। अगर लैटिन वर्ड में इसका मीन देखें तो लैटिन वर्ड में इसका मीन है राइट। वैसे ही लैटिन वर्ड में इसका मीन है लेफ्ट। जब PPL को कोई सब्सटेंस, जो हमने एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट ली थी स्लिट के थ्रू पास करते हुए, अगर कोई सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या फिर राइट साइड में मूव कराता है, रोटेट कराता है, जो कि पहले कैसी थी, इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर थी, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था इससे। अब क्या हुआ, ये 90 डिग्री का एंगल थोड़ा सा कम हुआ होगा, मे बी पॉसिबल, जितना भी हुआ हो उससे कोई मतलब नहीं है। इट मीन्स लेस देन 90 डिग्री हो जाना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इट इज़ कॉल्ड डेक्स्ट्रो। यही केस अगर ऐसा हो जाए कि इसको 90 की एंगल से थोड़ा रोटेट करा दिया जाए लेफ्ट हैंड साइड की ओर, तो यहाँ पर भी अगर एंगल को हम यहाँ से देखेंगे तो ये भी एंगल 90 से कुछ कम हो जाएगा, तब कहेंगे इसको हम लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रिटेंशन। रिटेंशन, उसके बाद टॉपिक हमने छुड़वाया था लास्ट टाइम इन्वर्जन, और एक टॉपिक जो हमने बताया ही नहीं था वो भी आता है रेसिमाइजेशन। क्या टॉपिक है, जब आप ये तीनों टॉपिक पढ़ेंगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तभी पूरी होगी। सबसे पहले पढ़ते हैं हम यहाँ पर रेसिमाइजेशन। हमने दो पॉइंट पढ़े डी एंड एल। डी एंड एल का मतलब
जब कोई भी कंपाउंड D अलग हो और L अलग हो तो इसे बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब ये क्या हुआ प्योर सब्सटेंस? भाई हमने कहा कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो कि PPL को या तो लेफ्ट कराए तो डेक्स्ट्रो होगा, या रोटेट कराए राइट साइड तो वो लीवो होगा। ऐसे केस में अगर कोई सब्सटेंस 100% डेक्स्ट्रो है देन इट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस, या फिर 100% लीवो रोटेटरी है, इसका मतलब वो दोनों ही अपने आप में प्योर सब्सटेंस हैं। इसकी जगह पर अगर सब्सटेंस कोई ऐसा हो जिसमें 50% डेक्स्ट्रो हो और 50% लीवो हो, दिस इज कॉल्ड रेसिमाई या रेसिमिक मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। और ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस D और L मिलकर रेसिमिक मिक्सचर बना रहे हों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में कोई एक टाइप का सब्सटेंस या तो वो D हो या फिर L हो, वो उस प्रोसेस के थ्रू जो बनाता है, दिस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। अब बात आती है रिटेंशन और इन्वर्जन। तो रिटेंशन और इन्वर्जन भी हम यही समझेंगे। कैसे? D से अगर D बन जाए या फिर L से L बन जाए। यदि D से D बन जाए और L से L बन जाए, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। ये आपको समझाया जा रहा है बिल्कुल इजी वे में। अभी आपको समझाया जाएगा बिल्कुल इसको एक्सप्लेनेशनरी वे में। रिटेंशन क्या हुआ? रिटेंशन यानी कि फिर से, री कहते हैं रीट्राई कीजिए। रीट्राई का मतलब फिर से वही बनना। तो रिटेंशन, टेंशन का मतलब यहाँ जो कन्फिगरेशन पढ़ रहे हैं हम, कन्फिगरेशन पढ़ रहे हैं, उससे मतलब है कि सब्सटेंस फिर से टेंस होकर क्या बन रहा है? D से D बना रहा है या फिर L से L बना रहा है। नाउ इन्वर्जन। इन्वर्जन इन्वर्ट होना, अपोजिट हो जाना, यानी कि D से L बनना या फिर L से D बनना, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। आगे बढ़ते हैं इसमें। वर्ड आता है इन्वर्जन। और अगर हमें समझना है इन्वर्जन को तो समझ सकते हैं इन्वर्टर की हेल्प से। क्या करता है इन्वर्टर? इन्वर्टर करता है लाइट को इन्वर्ट। कैसे करता है समझिए इस चीज़ के लिए कि टाइप होती हैं लाइट की दो, DC और AC। ओके, तो इन्वर्टर जब चार्ज करता है तो चार्जिंग में उसे मिलती है AC और उसको कन्वर्ट करता है वो DC में, जिससे जो बैटरी होती है वो बैटरी उस DC के हेल्प से ही चार्ज होती है। यहाँ पर उसने क्या किया? उसने यहाँ पर इन्वर्ट किया AC को DC में, बैटरी चार्ज हो गई। हम बैटरी को डायरेक्ट AC की हेल्प से सप्लाई नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। ऐसे ही जब बैटरी से हमें सप्लाई चाहिए होती है, लाइट कट ऑफ हुई, हमें सप्लाई वापसी चाहिए, इन्वर्टर वैसे भी ऑन है, तब क्या कर रहा है? तब भी यही कर रहा है कि बैटरी से DC की लाइट को लेकर वो कन्वर्ट कर रहा है फिर से, यानी कि इन्वर्ट कर रहा है AC में। टॉपिक आता है यहीं पर ट्रांसफार्मर का। क्या करता है ट्रांसफार्मर? प्रत्येक वर्ड में छुपा हुआ है उसी का आंसर। इन्वर्टर के वर्ड में छुपा हुआ था यही आंसर। जैसे कि टॉपिक यहाँ क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा इन्वर्जन, इन्वर्ट करना, अपोजिट करना, जो था उससे इन्वर्ट करना, फिर से वापसी वैसे ही करना। तो यहाँ पर पहले AC से DC हुआ, DC से AC हुआ। यहाँ पर ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? जो हमें हाई वोल्टेज की लाइट मिल रही है, अप्रॉक्सीमेटली 11,000 वोल्ट की लाइट सप्लाई मिल रही है, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया 240 वोल्ट की लाइट में। वही 240 वोल्ट की लाइट हमारे घर तक पहुंचती है। सपोज कीजिए अगर 11,000 वोल्ट की लाइट हमारे घर पर आ गई तो क्या होगा? हमारे सारे के सारे इक्विपमेंट फूक जाएंगे। ठीक है, चलिए
अब समझते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि ये इन्वर्जन और रिटेंशन आखिर होता क्या है। समझा जाएगा इसको मीथेन के स्ट्रक्चर से, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी के केस में हम इसको समझ भी रहे हैं मीथेन की हेल्प से ही। तो यहाँ पर हमने बनाया मीथेन का स्ट्रक्चर जो कि है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ने क्या किया, हमने यहाँ पर एक हटा देना है। चलिए हम इसकी जगह पर कुछ चारों ही और एटम ले रहे हैं, ए बी ई डी। फिर सपोज कीजिए कि हमने कुछ प्रोसेस करी और उस प्रोसेस के थ्रू या ले लेते हैं यहाँ पर y, और x को हम ऐड कर रहे हैं, y को माइनस कर रहे हैं। तो कंपाउंड जो बनेगा नेक्स्ट वो बनेगा कुछ इस टाइप से A B E, और नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा x। एक y का x का प्लेस वही रहा जो कि y का प्लेस था, जो x का प्लेस है वही y का प्लेस है, कोई चेंज नहीं है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिटेंशन। जैसा कंपाउंड था उसमें जो स्टार्टिंग रिएक्टेंट में जो एटम ऐड था जिस पोजीशन पर वहीं पर रहा, कोई चेंज नहीं आया। अब सेकेंड पोजीशन आता है यहाँ पर y के लिए। क्या होता है, हमने x प्लस किया y माइनस किया, तो कंपाउंड A B E, और यहाँ बनता है x और यहाँ बनता है B। इसका मतलब क्या हुआ, जब B यहाँ बना है ये इसने पोजीशन को चेंज कर लिया, इसका मतलब ये हुआ इन्वर्जन। जब इन्वर्जन हुआ तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन। यानी कि y जो राइट साइड में था, राइट साइड से ये x में पहुंच गया। कैसे हुआ ये समझेंगे आप इसकी मैकेनिज्म में। सेकंड, सपोज कीजिए ऐसा कोई एलिमेंट क्या कर रहा है, दोनों ही बना रहा है, ए बी ई एक्स प्लस ए ई बी एक्स। यानी कि पहले वाला जो मॉलिक्यूल था वो कैसा था, ये यहाँ पर था। सपोज कीजिए कि हमारा ये डेक्स्ट्रो है, ठीक है, और ये क्या हुआ, डेक्स्ट्रो ही हुआ। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये इन्वर्ट हो गया, यानी कि लीवो हो गया। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इस केस में ये डेक्स्ट्रो हुआ, ये लीवो हुआ। यानी कि बताया था आपको 100% सब्सटेंस से कुछ कन्वर्ट होकर क्या हुआ, 50% तो हो गया डेक्स्ट्रो और 50% हो गया लीवो। इसे कहेंगे हम रेसिमिक मिक्सचर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल चाहे हम इसको छोड़कर ले सकते हैं CH3Cl का। CH3Cl को हम यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके प्लेस पर यानी कि हमने रिएक्शन कराई इसकी एक्वस KOH से। तो एक्वस KOH की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो Cl को रिप्लेस कराकर वहाँ पर OH लगा देगा। तो अगर कंपाउंड कुछ इस टाइप से बनता है और हम इसको डेक्स्ट्रोडेल्डी कहते हैं, तो यहाँ पर जो OH लगेगा अगर इसी प्लेस पर आया तब ये हुआ डेक्स्ट्रो। अगर यही कंपाउंड चेंज होकर आता है इस पोजीशन पर, तब कहेंगे इसको हम लीवो। दिस इज कॉल्ड रिटेंशन, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। और नेक्स्ट प्लेस में अगर ऐसे होता है किसी प्रोसेस में दोनों ही बनते हैं, तब ये प्रोसेस कहलाएगी रेसिमाइजेशन। अब आई होप कि समझ में आपके आ गया होगा। अब लेते हैं इसकी मैकेनिज्म।
अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें ही वही मैकेनिज्म आएगी जो हमने आपको अभी पढ़ाई थी, इन्वर्जन, रिटेंशन और रेसिमाइजेशन। यहाँ पर इसके टाइप्स दो होते हैं, पहला होता है SN1 और सेकंड होता है SN2। तो इसको हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव वे में। रिएक्शन क्या होती है? CH3Cl की रिएक्शन एक्वस KOH की प्रेजेंस में होती है। एक्वस KOH की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये हेलो एटम को रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा OH एटम की हेल्प से। क्यों? हम इसको लिख सकते हैं कि पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में, यहाँ पर भी Cl नेगेटिव की फॉर्म में है। तो रिएक्शन जब होगी तो इसमें Cl नेगेटिव रिलीज होगा, OH नेगेटिव ऐड होगा, क्योंकि OH नेगेटिव बताया था आपको, जो नेगेटिव टाइप के एलिमेंट होते हैं या फिर जिन पर इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होती है, हम उन्हें कहते हैं न्यूक्लियोफाइल या फिर लुईस बेस। तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक, और सब्स्टिट्यूट कर रहा है, सो इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमने एक वर्ड और कहा है SN1, तो SN1 को और हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, ये होगी SN1 और इधर लिखते हैं हम SN2। इन दोनों से क्या मतलब हुआ? इन दोनों से मतलब हुआ, हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, या फिर कह सकते हैं इसको हम बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक आपका ये बाई आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कंपाउंड क्या बनेगा इसमें? सबसे पहले बनेगा यहाँ पर CH3OH प्लस KCl। हमें केवल यहाँ से मतलब है, तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म को। यही पोर्शन हम पढ़ेंगे यहाँ पर भी। हुआ कैसे? हम इसको पढ़ते हैं ओपन फॉर्म में। ओपन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? CH H एंड Cl। अब क्या किया, यहाँ पर जो OH ये वाला था, इसने अटैक किया। तो अटैक कैसे हुआ? इसकी केवल प्रेजेंस थी, अटैक नहीं हुआ, इसकी केवल प्रेजेंस थी। उसकी प्रेजेंस में ये Cl इलेक्ट्रॉन लेकर, इलेक्ट्रॉन देकर नहीं, इलेक्ट्रॉन लेकर, यानी कि फिशन किस टाइप का होगा? यहाँ पर जो फिजन होगा वो हेट्रोटाइपिक टाइप का होगा, हेट्रोलेटिक टाइप का होगा, यानी कि ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और कुछ इस टाइप से रिएक्शन होगी। OH नेगेटिव की प्रेजेंस, केवल प्रेजेंस में ही ऐसा हो गया। अब क्या बनेगा? HC पॉजिटिव चार्ज। पढ़ाया था आपको इससे पहले कि जब कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन के केस में ये होता है एक इंटरमीडिएट। साथ में इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, इसका बॉन्ड एंगल 120 होगा और इसका शेप स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, सब चीज़ यहाँ पर हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो ये क्या है? इंटरमीडिएट। फिर क्या है? ये कार्बोकैटायन। इसके बाद क्या है? इसका 120 बॉन्ड एंगल है, साथ में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और जो शेप है वो है ट्राई
गोनल प्लेनर। अब आता है इसमें सबसे पहले क्या था, ये स्टेप फर्स्ट है, क्या बोलेंगे इसको हम, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट एक स्लो स्टेप है और इसमें केवल एक मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है और ये केवल प्रेजेंस थी। आप कहेंगे सर OH नेगेटिव भी तो था, लेकिन क्या बताया हमने आपको, बताया था कि केवल इसकी प्रेजेंस थी, इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं। और ऐसी रिएक्शन जो स्लो स्टेप हो उनको बोलते हैं हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि शॉर्ट फॉर्म RDS। और RDS यानी कि स्लो स्टेप में जो भी मॉलिक्यूल, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसे बोलते हैं हम उतने ही ऑर्डर की रिएक्शन। तो क्या हुई, RDS के अकॉर्डिंग दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका ऑर्डर फर्स्ट होता है। सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप सेकेंड में क्या होगा, क्योंकि ये कार्बोकटायन है, इसके ये इक्वल है, ये बिल्कुल तीनों ओर से इक्वल है। हम इसको ऐसे देख सकते हैं, अगर आप ऐसे देखें तो ये क्या है, ये 120 का एंगल बना हुआ है, ये यहाँ से भी ऐसे भी इक्वल है और ये ऐसे भी इक्वल है, तीनों ओर से इक्वल है। 120 120 120 यानी कि 360 डिवाइड विद द 3 दिस इज कॉल्ड 120। अब मॉलिक्यूल हमने ऐसे रखा तो अटैकिंग रिएजेंट चाहे इस ओर से आए चाहे इस ओर से अटैक करे, जिस ओर से अटैक करेगा कंपाउंड उस टाइप का बन जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है इस स्टेप में। कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगाया हमने। इसमें अटैक 2 टाइप से होगा, कैसे होगा वो भी देखिए। या तो अटैक होगा इस साइड से, इसको हम A मान लेते हैं, या अटैक होगा इस साइड से, इसको हम B मान लेते हैं। अगर अटैक A साइड से होगा तो क्या बनेगा, अगर अटैक B साइड से होता है तो क्या बनेगा देखते हैं। अगर अटैक होगा राइट हैंड साइड की ओर से तो देखें क्या बना, H H H एंड OH। अब क्या आ जाएगा OH, यानी कि कंपाउंड में Cl, अगर हमने इसको डेक्स्ट्रो माना तो क्या बना, डेक्स्ट्रो ही बना। और सेकंड केस में अटैक अगर B साइड से हुआ तो यहाँ पर अब हमें OH लगाना होगा इस साइड से H और H, यानी कि रिएजेंट या रिएक्टेंट जो था उससे ठीक अपोजिट हो गया। अब इसको कहेंगे लीवो, यानी कि इसमें एक मॉलिक्यूल से हाफ हाफ बना, यानी कि D एंड L, यानी कि ये 50% हुआ और ये 50% हुआ। ऐसे कंपाउंड के मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। तो आप समझ पा रहे होंगे इसमें क्या क्या स्टेप है जो कि आपको अगर एग्जाम में लिखने को आ जाए तो लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो स्टेप, एंड द स्लो स्टेप इज कॉल्ड रिडिटरमाइनिंग स्टेप या RDS। क्यों कहते हैं इसको रिडिटरमाइनिंग स्टेप, कि जो स्टेप स्लो होता है हम वहाँ पर ही मेजर कर सकते हैं, अगर स्टेप फास्ट है तो उसको मेजर करना पॉसिबल नहीं है, खासकर केमिकल रिएक्शंस में। तो स्लो स्टेप में यानी कि RDS में जितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट डिटरमाइनिंग स्टेप, सेकंड आया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है लिखने के लिए, इन दिस केस एन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज 120 sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल, नेक्स्ट पॉइंट वाइज लिखेंगे इसमें 120 बॉन्ड एंगल शेप ट्रायगोनल प्लेनर।
नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका स्टेप 2। स्टेप 2 में यहाँ पर अटैक 2 साइड से होगा, ए साइड और बी साइड से। तो इसमें कंपाउंड बनेंगे 2 DNL, डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों होंगे 50-50%। तो इसे कहते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। अब समझते हैं सेम प्रोसेस को SN2 के मैटर में। तो SN2 में क्या कहता है, प्रोसेस तो सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, अटैक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से होगा। हमने कहा था यहाँ पर OH की प्रेजेंस है, लेकिन इस केस में OH ने अटैक कर दिया और ये है आपका स्लो स्टेप। स्टेप फर्स्ट भी है, स्टेप फर्स्ट एंड स्लो स्टेप, सो नेम्ड एज RDS स्टैंड फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें दोनों मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है, इस OH ने भी और इस CHCl3 ने भी, CH3Cl ने भी। इसका मतलब क्या हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसका ऑर्डर हो गया सेकेंड ऑर्डर। अब आगे कंपाउंड क्या बनता है समझिए इसको। यहाँ पर CH Cl OH क्या बनाया, ये बनाया, यहाँ पर बनी एक ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्यों कहते हैं इसको। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इंटरमीडिएट में और ट्रांजिशन स्टेट में बहुत डिफरेंस है। इंटरमीडिएट की कुछ ना कुछ लाइफ टाइम होता है, लाइफ पीरियड होता है इसका, लेकिन ये रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं। हम इसको सेपरेट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन हम इसको, ये केवल एक इमेजनरी स्टेट है, ये रियल में होती ही नहीं है, बस माना कि ऐसे होगा। इमेजनरी है यानी कि हम इसको, इसकी लाइफ टाइम नहीं है तो इसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। अब आती है बात नेक्स्ट, इसी में ही नेक्स्ट टॉपिक आता है। फर्स्ट क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट। सेकंड, इसमें भी तो हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर ये 3 सिग्मा बन रहे हैं और ये डॉटेड लाइन में है, हमने मान लिया कि ये भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, 3 और 2 5 यानी कि sp3d। नेक्स्ट आता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो हो गई, बॉन्ड एंगल 2 रहेंगे 90 और साथ में रहेंगे 120। ऐसा क्यों हुआ समझने का मैटर यहाँ पर भी है। ये 3 हमने बनाए थे अभी इस टाइप से, और एक मॉलिक्यूल रहेगा इस टाइप से, और एक मॉलिक्यूल मान लीजिए मेरा हाथ है ये, तो क्या बना इस टाइप से यहाँ पर, ये 3, ये H, ये H, ये H, ये वाला पेन मान लीजिए Cl है, और हाथ के पीछे का पोर्शन ये भी Cl है। इसका मतलब अब क्या रहा, यहाँ पर ये Cl, H एंड H, ये Cl निकल जाएगा और यहाँ पर ये OH रह जाएगा। इसका मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 एंड 5 यानी कि sp3d। बॉन्ड एंगल कैसे होंगे 90, अगर इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल देखेंगे तो 90 हो गया, इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल देखेंगे इन तीनों के साथ तो यहाँ पर 90 हो गया, और इन तीनों का आपस में बॉन्ड एंगल 120 का है। ओके, नेक्स्ट शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यहाँ पर क्लियर हो गया। कार्बोकैटायन एग्जिस्टेंस होती है, एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये केवल इमेजनरी स्टेट है। इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट है, 120 बॉन्ड एंगल, 90 एंड 120 बॉन्ड एंगल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल प्लेनर एंड ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें ये होगा कि ये Cl निकल जाएगा और ये OH रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। समझने का क्या मैटर है, समझिए कि Cl क्या है, लिविंग ग्रुप है, OH क्या है, यहाँ पर अटैकिंग ग्रुप है। तो Cl और अटैकिंग ग्रुप क्या होंगे, कोप्लेनर। बताया था आपको, प्लेनर यानी कि एक ही प्लेन में आने वाले। ये तो 90 का है, ये निकलेगा और ये आया है, तो
तो ये दोनों कोप्लेनर हुए, ये निकलेगा और ये अटैक कर रहा है, तो ये क्या हुए, कोप्लेनर। यहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल कोप्लेनर हैं। तो Cl अटैकिंग OH अटैकिंग रिएजेंट और Cl लीविंग ग्रुप दोनों ही कोप्लेनर होने चाहिए। कब होंगे, जबकि ये H इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के एंगल पर होगा। अब ये निकल जाएगा तो ये यहाँ रह जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा, OH H एंड H, यानी कि अगर ये D था तो ये L बनेगा, अगर ये LIBO था ये डेक्स्ट्रो बनेगा। इसमें क्या हुआ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन। हमने इसको इन्वर्जन कैसे कहा, सपोज कीजिए कि आपके पास एक छाता है, छाता लेके जा रहे थे आप, और छाते का जो कुछ शेप था कुछ इस टाइप से था। छाते का शेप इस टाइप से होता है, अचानक हवा चली, लेकिन छाता कौन सा होगा, 3 फोल्ड वाला। अगर 2 फोल्ड वाला है पुराने दादाजी के समय का, तो वो उल्टा नहीं होता है। कौन सा उल्टा होगा, जो कि 3 फोल्ड वाला होगा। हवा चली, आप ऐसे लेके जा रहे थे, उल्टा हुआ और कुछ इस टाइप से हो गया, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। पहले ऐसे था, अभी इस हाथ को कंसिडर मत कीजिए, केवल मानिए इस चीज़ के लिए। अब ये क्या हुआ, उल्टा हुआ, तो उल्टा कैसे होगा, कुछ इस टाइप से, ये। तो यहाँ पर वही हुआ है, जो पहले यहाँ था, छाते का जो पोर्शन ये था, वो ठीक उल्टा होकर यहाँ पहुँच गया। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी का मैटर आता है कि स्टेबिलिटी या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस टाइप से रहेगा, वो भी देखिए। जैसा कि आप जानते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री एंड देन 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल ग्रुप के अकॉर्डिंग होती है। ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। तो जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इस वे में होगा, इसका मतलब रिएक्टिविटी भी, यहाँ पर रिएक्टिविटी भी ऐसे ही होगी, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन। अगर हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, जैसे हम कहें CH3 थ्राइस CCl, सेकेंड हमारे पास सेकेंडरी है CH3 ट्वाइस CHCl, थर्ड हमारे पास CH3 CH2Cl है, और नेक्स्ट हमारे पास है CH3Cl। तो रिएक्टिविटी हाईएस्ट इस ऑर्डर में इस टाइप से होगी। ये जो कंपाउंड है इसे कहेंगे हम टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये फास्टेस्ट रिएक्शन देगा, क्योंकि कार्बोकैटायन जो बनेगा, कार्बोकैटायन के केस में जितनी उसकी डिग्री रहेगी उतना ही वो स्टेबल रहेगा और उतना ही वो रिएक्टिंग फास्ट देगा। यहाँ पर उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि एक ही टाइम में 2 मॉलिक्यूल सेम उस पर हैं, सेम ही कार्बन एटम पर हैं। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर 5 हो सकती है, 5 होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइन शो किया है। इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऐसी हो रही है। हमें यहाँ पर अटैक करने के लिए, जब कोई मॉलिक्यूल अटैक करता है तो कार्बन एटम कम से कम चाहिए, डिग्री कम से कम चाहिए, क्योंकि जिसे हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। ऐसे केस में कोई भी मॉलिक्यूल इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बल्कि ग्रुप इसको अटैक करने से रोक देते हैं। तो ऐसे केस में स्टेरिक हिंड्रेंस डेवलप हो जाएगा, और 3 डिग्री की जगह पर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप का हाईएस्ट रिएक्टिविटी होगी। तो ठीक अपोजिट होगा इसमें, यहाँ लिखेंगे कुछ इस टाइप से, मिथाइल में हाईएस्ट स्पीड होगी, उसके बाद 1 डिग्री एंड देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो यहाँ पर ये है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो इस केस में जस्ट अपोजिट होगा इसका। हमने अगर इसमें लिखना है यही, तो स्पीड हाईएस्ट इसमें होगी, एंड देन इथाइल क्लोराइड एंड देन
isopropyl chloride, and then last one CH3 thrice CCl. क्लियर? ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, तो आपने आज पढ़ा SN1 और SN2 के बारे में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आपको जो SN1 और SN2 से रिलेटेड हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की रिएक्शंस हैं। तो फ्रेंड्स, आज का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट लिक्विड इन नेचर होते हैं? ऐसे कौन से एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में जिनका नेचर, जिनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है? इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूं। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के बटन पर प्रेस कीजिए, जिससे आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।